बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है क्योंकि इस्लामाबाद में छुट्टियां हैं और हमारे तीसरे बेंच मेंबर कश्मीर पहुंच गए हैं इस टाइम, क्योंकि वो छुट्टी नहीं मिस करते होते। तो बस ये मज़दूर हम काम करते रहते हैं तो इसलिए मज़दूर आपके सामने हाजिर हैं। और इस वक्त प्यारे लाल और आई रहमान दोनों इस वक्त आपके आई सामने। रहमान नहीं, हाँ, ए आर रहमान ए घर आर से। रहमान, सॉरी, ए आर रहमान, वो आई रहमान जो जेन में आगे थे। ए आर रहमान और प्यारे लाल दोनों आपके सामने मौजूद हैं। हम ढोलचियों से प्रमोट हो गए, अच्छे मौसीकार बन गए तो लेकिन बजाएंगे हम ढोल ही, अच्छी खासी ड्रम बीटिंग करेंगे आज। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुख्तलिफ तज़ादात तो हम आपको बताते ही रहते थे। उनके तज़ादात की मजमूआ इतना है कि उसके ऊपर PhD का थीसिस भी लिखा जाए तो वो कम नहीं होगा, बल्कि शायद उसमें भी कोई ना कोई चीज़ें रह जाएँ। ज़्यादा थीसिस ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टीचर पढ़ने की भी ज़हमत नहीं करेंगे, फिर उसका दिफा करना अलबत्ता बहुत आसान होगा जो भी ये थीसिस करेगा। अलबत्ता अब क्लासिकल एग्जांपल, क्लासिकल केसेस और भी सामने आ रहे हैं मुफादात के टकराव के भी। सब लोग ये बातें कर रहे थे कि आइनी तरमीम के हवाले से 63A का फैसला आया, उसकी टाइमिंग के ऊपर सवालात उठे तो कहा गया कि टाइमिंग के ऊपर क्यों बात करते हैं, फैसले के ऊपर बात की जाए। आइनी तरमीम के लिए पहले मखसूस सीटें उठा के गवर्नमेंट को देने का मामला था, और जब वापस ली गई उसके ऊपर जजिस के अंदर नाराज़गी हुई। फिर 63A वाला फार्मूला लगाया गया कि शायद यहाँ से कुछ पांच तरमीम हो सके, वो नहीं हो सकी। और अब नाजरीन ने, चूँकि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसके खिलाफ दरखास्तें दायर हुई हैं, तकरीबन 4 दरखास्तें सुहेल साहब दायर हो चुकी हैं। उनमें से सिर्फ एक दरखास्त जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बरान जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी जानिब से है, उसको लगाया गया। आबिद ज़ुबैरी साहब की दरखास्त पे मजमूई तौर पर 9 ऑब्जेक्शंस लगे थे रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, और जिनमें से 2-3 बुनियादी मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी ये है कि आपने डायरेक्ट 184(3) से क्यों में सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू किया, मुतलका फोरम पे क्यों नहीं गए। एक ये कि जो तरमीम अभी पेश ही नहीं हुई वो उसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं। इस किस्म के, इस नौयत के तकरीबन 9 एतराज़ात थे जो लगाए गए थे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से। वो तो खैर मुतलका ब्रांच ही लगाती है, लेकिन काउस का रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है ताकि हम लोगों को समझ आ जाए। उन एतराज़ात के खिलाफ आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपील दायर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। वो अपील और उनकी मरकजी दरखास्त, ये दोनों एक साथ अब लगी हैं 17 अक्टूबर को। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जो बेंच नंबर 1 रूटीन का बनेगा, उसमें ये केस लगा है। और सबसे पहला केस यही टेकअप होगा सुहेल साहब 17 कबूतर को इस्लामाबाद में। और चीफ जस्टिस रिटायरमेंट से कितने दिन पहले? इतवारे मिला दे तो मेरा ख्याल है 5 दिन पहले। हाँ जी, 5 दिन पहले ये टेकअप होगा। और इसका मतलब वाज़े तौर पर यह है कि इस बेंच ने उसी दिन इसको या एक आधे दिन में केस को फारग करना है, क्योंकि अगर इसे लंबा चलाना हो तो चीफ जस्टिस साहब के पास तो उतने दिन ही नहीं है। दिन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जब आइनी और कानूनी तशरीह का कोई मामला आ जाए तो वो तो खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच होगा। हाँ जी, आइन का मामला जो है अब ये यहाँ मुझे एडवांस बताता हूँ आपको, काजे का ये कोई आइन की तशरीह अभी तो शुरू नहीं हुई ना, अभी तो एक चीज़ है ही नहीं हवा में, है ही नहीं भाई। आइन में तरमीम हो रही हैं, ड्राफ्ट सामने आ चुके हैं, सारे जमातें आपस में शेयर कर रही हैं। उसमें जो हुकूमती ड्राफ्ट है वो भी सामने आ चुका है। अब ये बात हवा में नहीं है। जो लोग अपने शौक से कहते थे हमको ये वाइट के लिए बांध रहे हैं, अब तो आ गई है चीज़। अब तो उसमें आप पढ़ के देख लें वो उसका क्या मतलब निकलता है, ये क्या होने किया जा रहा है। पूरी अदलिया को मतलब सारा उसका निज़ाम ही बदला जा रहा है सिरे से। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने जो अपना मसवदा दिया है वो तो वाज़े तौर पर जाहिर कर रहा है कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ही रखना चाह रहे हैं वहाँ पर। और उनकी लीगल टीम, उनके वकला, उनके सियासी रहनुमा तो बार बार कही जा रहे हैं कि जी हमें यही कबूल है, काजी साहब भी हैं, यही होंगे सरबराह। अब अच्छा, वो इतना आर्टिफिशियल माहौल बनाते हैं ना ट्विटर वगैरह के ऊपर, वो इतना आर्टिफिशियल माहौल बनाते हैं कि अगर वो ना ट्वीट करें ना तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि शायद नेचुरल है चीज़। बताया जाता है वो काजी साहब मुकर गए हैं और अब जो है ना उनको राज़ी किया जाएगा क्योंकि 90% अवाम ये कह रहे हैं। हाँ जी, 90% अवाम कह रहे हैं। वो 90% कौन होती है? घर के 4 बंदे। वो एक ज़िया-उल-हक जैसा रेफरेंडम भी करा लो यार, कोई कागज़ का टुकड़ा भी आ जाएगा। हाँ, या परवेज़ मुशर्रफ जैसा करवा लें जिसमें, अच्छा मैं जिसमें इमरान खान ने भी वोट दिया था नहीं, और मज़े की बात सुहेल साहब, मेरी उस वक्त उम्र मेरा ख्याल है पता नहीं 13-14 साल थी, मैंने भी वोट डाला हुआ था मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट डाला था आपने। मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं भी जाके वोट डालूँ। कभी ज़िंदगी में डाले नहीं था, एज नहीं थी वोट डालने वाली, तो दिल किया कि जी वोट डालना है। हमारे वो इलाके के लेबर काउंसलर थे मरहूम इशफाक साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। मैंने उनको कहा, मैं इशफाक अंकल मुझे नहीं पता, मैंने भी वोट डालना है। मैं जिद करना शुरू हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनके इतने से एक पर्ची थी उनके पास,
उसके ऊपर उन्होंने मेरा नाम लिखा, जुल्करनैन इकबाल, उम्र 18 साल का जी, अंदर जाके दे दें। अब मैं गया आगे, जो प्रिजाइडिंग अफसर बैठा तो उसने वो पर्ची देखी, उन्होंने कहा ये इशफाक साहब ने भेजा है। मैंने कहा जी। कहते अच्छा चलें आप डाल लें वोट, लेकिन उनका क्या बंदा तो वो भेजे जो पता लगे 18 साल में। तो बाकी तो जैसे पूरा मुशर्रफ का रेफरेंडम बड़ा क्लीन है था। तो एक वैसे ही रेफरेंडम भी करा ले। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैंने वोट डाला है जिसकी उम्र 18 साल के करीब करीब भी नहीं थी, तो फिर पता नहीं बाकी कैसे डले होंगे। तो लेकिन आज मैं आपको बताऊँ, आज आप काजी साहब के सामने ना डिस्क्वालीफाई हो गए हैं ये एतराफ़ करने के बाद। मुशर्रफ के दौर में यार आपने उसे वोट दिया हुआ है, तो उसके बाद तो जिसने काजी साहब को अपॉइंट किया था ना सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, फिर डायरेक्ट चीफ जस्टिस हवालदार भर्ती किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे, उन साहब ने मुशर्रफ को ये इख्तियार दिया था कि अब जब चाहो आइन में तरमीम करो, जैसी चाहे तरमीम कर लो। इफ्तिखार चौधरी साहब बेंच का हिस्सा थे, दस्तखत है उनके इस फैसले पे। या तो फिर वो पूरा असूल लेना कि जी मैं ऐसे शख्स की अपॉइंटमेंट में आता ही नहीं, वो नहीं करनी जहाँ अपना फायदा हो रहा है। इस पे अब ये देखिए नहीं, तरमीम इस के पे ऊपर ना वो 2 फ्रूट्स की शॉप थी कट्ठी तो एक फ्रूट वाला ना अपना बच्चा भी साथ ले आया, तो वो ऐसा करे कि दूसरे फ्रूट वाले की टोकरी से उठा के ना सेब अपनी दुकान पे रखे जाए। तो उसने कहा यार देख तेरा बच्चा क्या कर रहा है ना, तो उसने कहा यार बच्चा है ना। हाँ। तो उसने कहा तो बच्चा है तो तेरी तरफ से मेरी तरफ क्यों नहीं रख रहा। उसने कहा एनो ही बचाते नहीं ना। तो अब हम कहते हैं कि वो अपनी मतलब लेते ही ना, अपनी अपॉइंटमेंट ना लेते जुडिशरी में। इन्हें बच्चे नहीं, इन्हें भी वसूली नहीं। अच्छा तो नाज़रीन अब देखें, काजी साहब क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशरी हैं इस सारी चीज़ के, या मुमकिन बेनिफिशरी हैं, तो वही ये केस सुनने में। सुहेल साहब एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है, उनकी सरबराही में उन्हीं के बेंच बनना। वर्ड 184(3) की पटिशन है, मैं कहता हूँ बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। नंबर 1 ये कि अब वो एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उनके गले पड़ने वाला है एक बार फिर। काजी साहब इसको कर देंगे डिसमिस, ठीक है, कर दें। अल्टीमेटली वही होना है कि जी ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या लेटर पटन के जी काबिल इस्तेमाल करार देके फारग। फिर आएगी 184(3) की अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत, इंट्रा कोर्ट अपील आएगी, उसमें ये 3 होंगे नहीं। कौन फिक्स करेगा? पंजी तो बात हो जाएगी, और पंजी तो बात होएगी ना, पंजी तो बात तरमीम हो चुकी होएगी। अगर आईनी अदालत ही जाएगा ना मामला, इतना तो चलेगा ही नहीं। हो सकता है इधर भी हो जाएगा। ये काजी साहब तो इसको 184(3) का आखिरी बार मतलब ना आखिरी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कोई आखिरी केस होगा 184(3) का जो यहाँ सुना। अच्छा मतलब ये बस सारे भी इस केस के बाद इसके बाद 184(3) का सब तोड़ दिया जाएगा। नहीं, इसके बाद सारे मुंह देखेंगे और लाइन बना के निकलते जाएंगे 184(3) को। नहीं, उसके बाद ज़ाहिर आईनी अदालत में चलेगा ना, आईनी अदालत में। अगर आईनी अदालत में देखें 17 को अगर ये सुना जा रहा है तो फिर इसका मतलब 18 की डेट जो लोग दे रहे हैं ना कि 18 को ये तरामीम 18, 19, 20 ये 3 दिन है कि इनमें ये तरामीम पार्लियामेंट से निकाली जाएंगी। अब 17 को ये सुना जाएगा अगर, तो हाई कोर्ट्स का 17 को सुबह सुबह ये सुन लिया जाएगा, तो इस दौरान किसी हाई कोर्ट से स्टे वगैरह आने का तो इम्कान हो गया ख़त्म। हाँ अगर उससे पहले आ जाए तो उसको भी ये ख़त्म कर लेंगे जी कि यहाँ केस यहाँ टेकअप हो गया है ना, मैसेज चला गया हाई कोर्ट्स में जी कि आप उससे पहले इस पर नहीं कर सकते। वो एक हाई कोर्ट इस पर लार्जर बेंच बनाने का सोच रही थी और उसने नोटिस भी जारी किए हुए हैं। तो अब ये बात अगर हाई कोर्ट को बताई जाए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को, कि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में टेकअप हो चुका है, तो लिहाजा आप रिस्ट्रेन करें या अगर वो विड्रॉ कर लें वो क्या जी हाई कोर्ट में तो वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ये आप ऑर्डर करेंगे, इन्होंने कर लिया, ये कहेंगे कोई हाई कोर्ट कर नहीं सकती। ये वो ऑर्डर आएगा ओपन कोर्ट में इसलिए लगाया गया कि एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब मुमकिन तौर पर अपना उनको एक तो माइंड डिस्क्लोज करने का, ओपन कोर्ट में आईनी तरामीम पर खुल के बात करने का मौका मिलेगा इस केस से। हो सकता है वो आईनी तरमीम जिसको वो कहते हैं, मुझे बताओ जज नहीं पता कि कोई तरमीम आ रही है, हो सकता है आपको 17 को इसके टोटली रिवर्स खबर मिले। हो सकता है वो ओपन कोर्ट में कहें जी कि मैं तो इनकार कर चुका हूँ कि मैं आईनी अदालत का सरबराही भी नहीं लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा आखिरी दिन है 25 रिटायरमेंट, मैं हूँ ही नहीं, मैं दौड़ में ही नहीं हूँ, जाओ सुकून करो। फिर आप हमेशा उनसे अच्छी कोई तवक्को रखते हैं, लेकिन हमेशा आपकी तवक्को तो आखिरी दिन तक रखूँगा। वो तो कभी आपकी तवक्को मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने पास केस है, जज तो सोच ही नहीं सकता ऐसा कि जिसके ऊपर पूरा तनाज़ा बना हुआ, पूरे मुल्क में शोर है, सड़कों पर शोर है, वो केस अपने पास लगा के बैठ जाए मफादात के टकराव का। जो बंदा वकील रहा, जो बंदा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में रहा, जो ऐसे असूल ज़ाब्ते के ऊपर सवालात उठाता रहा, आपको क्या लगता है यार पागल हो गया कि अपने पास रख लेगा? आर्टिकल 63 में पहली दफ़ा ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में
पहली दफा तारीख में हुआ है कि ऑथर जज की मौजूदगी में उसको बेंच से बाहर निकाल दिया गया हो। बिल्कुल हुआ है, लेकिन किसने लगाया? उसी साहब ने, जो उन्हीं साहब ने लगाया, उन्हीं साहब ने लगाया। लगा के क्या किया? रास्ता खुला छोड़ दिया कि चुकलो एमपी है, चुकलो एमएनए, बिल्कुल है। नहीं, एज ऑफ नाउ तो मैं आपको यही कह खरीद रहा लो, हूँ, नोटों एज की ऑफ बोरियां नाउ तो खोल लो। यही है कि उनको तो ये केस सुनना नहीं चाहिए। वो कोई भी बिल फर्ज वो अपनी अगर सफाई देने के लिए भी इसको यूज करना चाहते हैं ना, अपना इनकार करने के लिए भी इस केस को यूज करना चाहते हैं, तब भी नहीं सुनना चाहिए। केस इन कामों के लिए नहीं होता। केस मेरिट पे देख के आपने या सुनना है या चलाना है या नहीं चलाना। और जो आपके ऊपर तो हजूर सारा चीज खड़ी है, ठीक है। गवर्नमेंट का मसवदा साफ तौर पर कह रहा है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आईनी अदालत का सरबराह होगा, वो उसकी रिटायरमेंट एज 68 ईयर्स होगी। सुप्रीम कोर्ट वालों की नहीं बढ़ाई जा रही। हाँ जी। आईनी अदालत के सरबराह की 68 ईयर्स होगी, और वो कोई जज रहा हो हाई कोर्ट का, इधर उधर का, और 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कौन पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद अखलौता आदमी है जो 65 का हो चुका है और उसके पास 3 साल बाकी हैं, और जो जिसकी रिटायरमेंट एज 68 साल हो? किसको फायदा होगा इससे? कौन इसमें क्वालिफाई कर रहा है? वहाँ कोई जज बता दें ऐसा? हाँ, बाकी जो रिटायर हुए वो 68 को पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। वो 3 साल के लिए इस वक्त अपॉइंट हो ही नहीं सकते। कोई और जज और है? अगर 65 से नीचे वाला आप 64 वाला करते हैं, वो 67 उसकी एज, आपने 68 रखी है, लेकिन अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए, वो अपनी एज से एक साल पहले कैसे रिटायर हो जाएगा? हुकूमती ड्राफ्ट देखने के बाद तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो कहा था, मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं लूंगा। हुकूमती ड्राफ्ट पर्सन स्पेसिफिक है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के लिए, वाजे लिखा हुआ है। उन्होंने कब कहा था? कोई कागज का टुकड़ा है आपके पास? हाँ, उन्होंने वो जो प्रेस रिलीज जारी की है हमसे गुफ्तगू के बाद, दूसरे दिन जब हमने चलाया कि इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक से इनकार। वो तो ये भी कहते हैं हमारा फैसला ठीक था, बाद में उसको ठीक है। तो पर्सन स्पेसिफिक अब आ गया मामला। अब ये पर्सन स्पेसिफिक है जी कि 68 ईयर्स रिटायरिंग एज होगी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की और चीफ की, और बाकी सुप्रीम कोर्ट वालों की नहीं बढ़ेगी, और 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी, और अगर वो 68 ईयर इस दौरान अटेंड करता है तो रिटायर हो जाएगा। इसमें इस सारे पैमाने के ऊपर सारा जो है ना, खाली नाम नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब होंगे, बाकी सारी चीज़ें छोड़ी उनके लिए गई हैं। अच्छा, और ऐसे साहब बड़ा डिनर तो करना है, कभी डिनर तो गुंजल खोलते सही। डिनर वाले मामले के ऊपर मेरी 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से नाज़रीन बात हुई है, और एक साबिक रजिस्ट्रार साहब से भी, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार रहे हैं। तो वो ये सारे मामला को प्रैक्टिकली हैंडल और डील करते थे। और 2 साबिक चीफ जस्टिस वो हैं कि जिन्होंने अपने आने वालों को डिनर दिए भी हैं, अपने से सीनियर जाने वाले को, और ख़ुद जब जाने वाले हुए तो डिनर लिए भी हैं। अब बल्कि अभी आप आए तो मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो नाज़रीन होता ही है, वो ये कहते हैं, उन दोनों का एक, इनफैक्ट तीनों साहिबान का एक मुतफ़िका कंसेंसस, जो मैंने अलग अलग बातें तीनों से की, तो निचोड़ ये निकाला कि जो इनविटेशन कार्ड होता है डिनर का, जो चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग है उसको दिया जाता है कि अपकमिंग या इनकमिंग चीफ जस्टिस फलां नाम भी लिखा होता है, एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनवाइट यू फॉर अ फेयरवेल डिनर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही जो डिनर का दावतनामा है, वही अटॉर्नी जनरल को, बाकी सबको जाता है कि वो फेयरवेल डिनर के ऊपर आपको इनविटेशन दिया जा रहा है, जिनको ऑफिशियली बुलाया गया हो। तो हम लोगों को तो वैसे एक मैसेज ही पीआरओ का आ जाता है ना कि आप लोग मीडिया के 20 लोग 25 लोग या आप बीट रिपोर्टर्स जो है ना वो आएंगे, तो हम लोग तो उस इनविटेशन के ऊपर जाते हैं, लेकिन जो गेस्ट होते हैं उनको वो जाते हैं। अब यहाँ पे सुहेल साहब टेक्निकली मुझे एक बात बताएं, इनकमिंग चीफ जस्टिस कौन अभी पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो डिनर किसकी तरफ से होना था जब मेज़बान का ही पता नहीं कि कौन है? हाँ, तो फिर आप 20 लाख रुपए के चक्कर में वो कर दें कि जी वो नहीं हुआ। अच्छा, उसकी इबारत पढ़ लेना, अटॉर्नी जनरल को जो भेजा गया हुआ है उसमें उन्होंने वो डाल दिया कि जी एक रिवायत है, ये नहीं बताया कि इनवाइट किया गया और मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। इनवाइट इट मीन्स किसी ने नहीं किया, इसका जाहिर है इनवाइट ठीक किया, और बस मैं नहीं लेना जी, ठीक है, मैं डिनर नहीं लेना। बाहर एक यादगार बन गई है, उसके ऊपर पता नहीं कितने लग गए हैं, अंदर 2 एडाक जज बैठ गए हैं, करोड़ों रुपए की सर वो यादगार बन रही है। डबल शिफ्ट लगा रहे हैं दोनों एडाक जज, मतलब पेंशन भी ले रहे हैं, और 26 लाख वाले 2 जज, 26 लाख वाले, हाँ, बाकी उसे चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा ले रहे हैं ना, ठीक है। तो वो खर्चे नहीं हुए, बस ये डिनर जो है ना इस पर खर्चा होना था। अच्छी बात है, वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, नहीं लेना चाहिए, सरकारी खर्च पर नहीं लेना चाहिए जाते जाते, और ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसको अगर किसी ने दिया ही नहीं, हाँ वो तो ठीक है, तो फिर नहीं कहना चाहिए ना कि नहीं मैं नहीं।
अब आप ये मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार को फंड कौन देता है? मैं आज आपको कहता हूँ कि मैं उठ के यहाँ से आज आपसे काबली पुलाव नहीं खाऊंगा। इधर पीछे किसी का है मशहूर सा एक नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है जी, ना खाएं, आपकी मर्जी है, मेरे पैसे बचा लें। आपने दावत नहीं दी हुई, दावत ही नहीं दी हुई तो आप ये लेकिन कह मैं रहे हैं डिक्लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, एक वाकया नाज़रीन याद आ गया। ये जो अपने बाबर इवान साहब है, वज़ीर कानून होते थे, तो नून लीग के किसी बंदे ने कोई आसफा भुट्टो के खिलाफ को बयान दिया, तो बाबर इवान साहब ने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कहता हूँ इस बयान पर मुश्तइल ना हो। अच्छा 2 दिन गुजर गए थे बयान दिए हुए, कहीं से कोई ना एहतजाज हुआ ना कोई बातचीत, उन्होंने भी कहते कारकुन मुश्तइल ना हो। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इकट्ठे, मैं कि बाबर साहब तो हमें तो कहीं कोई एहतजाज नजर नहीं आया, कहना यार कहना तो यही है ना। तो कहना तो यही है ना कि मैं नहीं ले रहा, लेकिन अभी तक तो नाज़रीन एक तो इन्विटेशन सामने नहीं है, दूसरा सोहेल साहब मेरा इरादा है, होपफुली आप मुझे इस पर सेकंड करेंगे, कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए हो, क्या सराइयों और ज़राए जो कोई नहीं होते, ज़राए पे जाने के बजाय रजिस्ट्रार को ख़त लिखें। तो एक ख़त क्यों ना लिखा जाए कि KP के हाउस अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पे विदाउट परमिशन उस पर सील हो सकता है CDA की जानिब से, तो ये जो यादगार बन रही है, यादगार शोहदाए बुनियादी हकूक़, इसकी परमिशन CDA से ली गई है, इन्फॉर्मेशन ये है कि नहीं ली गई, ये जो बातें सर्कुलेट कर ये पता कर लें। इसमें एक सवाल मेरी तरफ से ऐड कर लें कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने ओपन कोर्ट में इमरान खान से कमिट किया था कि आपको अगर जेल सहूलियात नहीं है तो मैं कोई जुडिशल अफसर भेजूंगा अचानक सरप्राइज विजिट पे, और वो चेक करेगा। आजकल जो इतना ज़्यादा एक मामला बना हुआ है, CEO की कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI ने सिर्फ इस मामले के ऊपर एहतजाज कर दिया है कि इमरान खान का पता नहीं चल रहा। तो ये भी साथ उसमें डाल दें, और ये मेरा ख्याल है हम भेज देते हैं जॉइंटली इसे आज ही। हाँ खत लिख के भेज देते हैं ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुझसे बहुत बंधु ने पूछा है ना, तो मैंने फिर ये जराए से तो सारे कंफर्म किया, लाइलमी का इजहार किया उन्होंने, लाइलमी जिन्होंने इजहार किया उससे मुझे लीड ये मिलती है कि नहीं किया गया, नहीं किया गया, लेकिन इसको ऑफिशियली रिस्पॉन्ड लेना चाहिए हमें कि चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में ये कहा था, क्या वो वादा उन्होंने निभाया इमरान खान से या नहीं निभाया। बिल्कुल, ओपन कोर्ट के कई वादे उनके जो उनको खत लिख के तो उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई। साथ ही साथ सुहेल साहब 23 अक्टूबर को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके मैं और आप मेंबर हैं, मैं उसका सबका जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो चीफ जस्टिस काजी फायसा के एजाज़ में एक हाई टी दे रही है। चाहिए ऊंची जगह को चाय है, मतलब जजेस ब्लॉक के अंदर ही चाय होगी। उस पर क्योंकि बताया जा रहा है ना, इनके 6-7 डिफरेंट जजेस और भी होंगे, तो जो सवालात हम यहाँ वीडियो में उठाते हैं ना, उस दिन वो सारे सवालात उनसे पूछे जाएंगे। मैं तो कम से कम पूछूंगा, किसी और का कोई मसला होता है तो होता रहे, जिसने मुझे रोकना है रोका रहे, सवाल दायर है, सवाल करना हमारा हक है, उनसे पूछेंगे। कोई नाराज़ होता है तो वो जवाब दे ना दें, वो उनका मसला है। अगर वो कहते हैं यार मैंने इस पर बात नहीं करी, तो हम कह देंगे ठीक है, नहीं करनी। एसोसिएशन लेके जाने से पहले ना एक एलामिया जारी करेगी आपको ज़बानी कि जी बस इतने कोई सवाल नहीं होएगा, बस करते रहे, हम मेज़बान हैं, वो मेहमान है, बस इधर कुछ नहीं होएगा, बस वो आ जाएगा, वो करते रहे। एलामिया आता आप तहरीरी सवाल पूछ लें, वो बेहतर। तहरीरी तो पूछूंगा ही मैं, वर्बली कुछ सामने सामने भी तो बात करनी है ना, खाली उनको आना है तो चाय पिला के भेज तो नहीं देना। हमें उन्होंने किराए का कहा, हमें उन्होंने टोलची का, हमें उन्होंने डॉलर खोर का, हमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। एसोसिएशन ने पहले लिख के भेजा जी कि डॉलर खोर ना गए, उन्होंने डोलची कह दिया। हाँ जी, ये तो एसोसिएशन की बात है, और वो इसी मुंह से उनको अलविदाई डिनर भी दे रहे हैं, अलविदाई वो चाय भी उनको दे रहे हैं। बहरहाल अब क्या बता, उधर से कोई शरायत आ जाएंगे फलां फलां नहीं आएगा। अब मुझे खुल के बात करने देना। अब उस चाय पे असतूर साहब जाएंगे। अच्छा एक बात में असनाद मलिक साहब होंगे। अब मलिक साहब होंगे एसोसिएशन के, क्योंकि मेंबर नहीं है असतूर और मतीउल्लाह जान, तो इसलिए वो स्ट्रिक्टली ये कह देंगे सिर्फ जो एसोसिएशन के मेंबर है वो जाएंगे, उसमें मरियम नवाज भी नहीं जा सकेंगी। माजी में तो ये था कि एक जगह पे नहीं गए थे असतूर साहब, तो चीफ साहब ने आपसे पूछा था तूर साहब की थे। हाँ जी, फिर वो साफियों का एक केस था, तो उसमें भी जब खैर छोड़ें वो चैम्बर की बात। तो नाज़रीन आज के लिए अभी तक इतना ही, और अब 17 तारीख को तो आपको डिटेल से आगाह करेंगी। कुछ और भी चीज़ें जैसे इमरान खान साहब का मुद्दा इन्होंने उठाया, तो उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कल शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पे हैं और कुछ अर्सा बाद वो कहाँ पे होंगे। नहीं, मेरी इतलात है कि वो वहीं पर हैं। वहीं पे ही हैं, अभी तो जेल में ही हैं, तो अडयाला में ही हैं। और
यकम नवंबर और उसके राउंड नवंबर के पहले 10 दिन में वो कहाँ आएंगे या कहाँ हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे कहाँ होंगे, तो इस हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। देखें, वो वही होंगे जो ख्वाजा आसफ को लड़का है। मैंने आज अपनी वीडियो में बोला था कि अगर कोई ये समझता है कि जैसे मंसूर अली शाह आगे कोई गैर कानूनी काम करेंगे, कोई ऐसा खामखा छेड़खानी करेंगे जमहूरियत से, आइन से या पार्लियामेंट से, तो वो गलत सोच रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह का किसी का खदशा ये है यार वो आके ना आइन कानून के तहत फैसले करेंगे, तो इस खदशे को 1000 से मल्टीप्लाई कर ले। और तीसरा, अगर कोई ये सोचता है कि अमल दरामद नहीं करेंगे या नहीं करवा सकेंगे या वो नहीं करवा सकेंगे अपने फैसलों पर, तो वो सिर्फ आज से गिन के 1 महीना वेट कर ले। और आखिरी बात, सुहेल साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, अमल दरामद ना करवाने वाले अब नहीं हैं और करवाने वाले अब आ चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।